हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आज का जो सेशन है स्टूडेंट वो हम करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उसके साथ साथ जो न्यू क्वेश्चन है उनको भी करने वाले हैं। यानी ये जो आज का सेशन है ये आपका रिवीजन सेशन होने वाला है। फास्ट तरीके से क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप भी मेरे साथ साथ आंसर कीजिएगा ताकि आपको भी पता चले आप कितने क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं होम साइंस का एग्ज़ाम आपका 7 जनवरी को होने वाला है। हालाँकि जो अभी लगातार एग्जाम हो रहे हैं उनमें मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में किस तरीके के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, क्योंकि होम साइंस के साथ साथ पेपर 1 भी आपके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा सा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, एक तरीके से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा जिस हिसाब के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमेशा ही आपने देखा है यूजीसी नेट का पेपर लेंदी होता है, आपको समय लगता है पेपर सॉल्व करने में, और यहाँ पे सीक्वेंस वाले मैचिंग वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। पहले होता था अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलते थे, बट इस वक्त 1-2 टाइम्स ऐसा हो रहा है कि आपको अभी कथन यानी अर्जर्सन और जो आपका रीज़न वाला क्वेश्चन है ये आपको नहीं देखने को मिलता है। सो जिस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आज हम उसी तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पीडीएफ या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, सो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन है आपका, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, यानी आपका वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है आपका 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर। ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस, तो दिवस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। जैसे विश्व उपभोक्ता दिवस है और एड्स दिवस है, उसके साथ साथ मधुमेह दिवस हो गया, उसके साथ साथ और भी दिवस है, उनको भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 14 नवंबर। अभी जानते हैं आपका 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 नवंबर याद रखिएगा आपका विश्व मधुमेह दिवस है यानी डायबिटीज़ डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, अग्नाशय द्वारा उत्पादित 3 एंजाइम जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ते रहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एमाइलेज, बी है आपका ट्रिप्सिन, सी है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी है आपका काइमोट्रिप्सिन और आपका ई है आपका कार्बोक्सी पेप्टेज। तो यहाँ पे आपके नीचे कोड दिया हुआ है, वो उसके हिसाब से आपको चुनना है कि इनमें से कौन कौन सा जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। सो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आप एक तरीके से आंसर बता के आप अपने आप को चेक कर पा रहे हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो अग्नाशय द्वारा उत्पादित 3 एंजाइम जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ते रहते हैं, ये आपसे पूछा गया है, और इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ट्रिप्सिन। उसके साथ साथ आपका जो होगा वो होगा आपका काइमोट्रिप्सिन, एंड आपका जो राइट आंसर है वो आपका होगा कार्बोक्सी पेप्टेज। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका बी, डी एंड ई। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी मतलब आपका ट्रिप्सी और उसके साथ साथ आपका काइमोट्रिप्सिन एंड आपका कार्बोक्सी पेप्टेज। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य रूप से अवलोकन और अनुकरण द्वारा उचित सामाजिक व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक अधिगम, बी है सुदृढ़ीकरण, सी है कंडीशनिंग और डी है अवलोकनात्मक अधिगम। तो अवलोकन और अनुकरण की बात की गई है। ठीक है, अवलोकन और अनुकरण की बात की गई है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अवलोकनात्मक अधिगम। ऑब्जर्वेशनल जो आपका लर्निंग है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। जैसा बच्चे ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण मानव पोषण के लिए आवश्यक माने जाने वाले फैटी एसिड आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है आपका, फैटी एसिड। आपके ऑप्शंस हैं लिनोलिक एसिड, बी है आपका अल्फा लिनोलिक, सी है आपका एस्टरोल्स, डी है आपका डोकोसहेक्सेनोइक एसिड और आपका ई है आपका ट्रांस फैटी एसिड। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोड नीचे दिया हुआ है। तो कोड के हिसाब से अगर हम बात करें
तो आपका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी ए, बी एंड आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए मतलब आपका निनोलिक जो आपका एसिड है ये आपका सही है, उसके साथ साथ आपका अल्फा निनोलिक ये भी आपका सही है, एंड आपका डी यानी डोकोसाहेक्सनोइक आपका एसिड ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा 6 और जो ओमेगा 3 है वो आपका इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1973 में हेनरी मिर्जबर्ग ने निम्नलिखित विषयों पर पहला व्यापक अध्ययन प्रदान किया। आपके ऑप्शंस हैं वैज्ञानिक प्रबंधन, बी है प्रबंधकीय कार्य की प्रकृति, सी है नेतृत्व की शैलियाँ, और डी आपका है राष्ट्रों की संपदा। तो यहाँ पे आंसर तो आपको दिख ही गया होगा। सो आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रबंधकीय कार्य की प्रकृति। ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो इसे आकार देती हैं। ऑप्शंस हैं स्थानांतरित, बी है व्यवहारिक बुद्धि, सी है स्थायी या लाभदायक, डी है आपका अनुकूलनीय, और ई है आपका साझा। ठीक है, बताइएगा। कूट नहीं दिया है, लेकिन आपको इनमें से क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, स्थानांतरित। ठीक है, और उसके बाद आपका जो बी है यानी व्यवहारिक बुद्धि ये भी आपका करेक्ट है। उसके साथ साथ आपका डी यानी अनुकूलनीय ये भी आपका करेक्ट है, एंड आपका साझा ये भी आपका करेक्ट है। करेक्ट जो नहीं है वो है आपका परमानेंट, ऑप्शन सी आपका राइट नहीं है। अदर्स जो ऑप्शन हैं वो सभी आपके करेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे, आपका ए, बी, डी एंड ई आपके ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पे कूट नहीं दिया है मैंने, लेकिन डायरेक्टली आपको आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन के अवशोषण और चयापचय को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है आपका आयोडाइड। ठीक है, आयोडीन लिखा है यहाँ पे, T3 हो गया, उसके साथ साथ आहार आयोडीन हो गया, आयोडाइड हो गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो आयोडीन और आपका T4 हो गया, T3 एंड T4। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले होता है आपका आहार आपका आयोडाइड। ठीक है, एक तरीके से पहला आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आयोडाइड होगा सेकेंड पे, उसके साथ साथ थर्ड पे आएगा आपका आयोडीन। ठीक है, थर्ड पे आ जाएगा। इसके बाद होगा आपका T4 4 नंबर पे, एंड आपका लास्ट में आएगा T3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो CADEB इस तरीके से आपका क्रम लगने वाला है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे अरेंज करना है, प्रभावी सुनने के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, अरेंज द स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, यानी प्रभावी सुनने के जो चरण हैं उनको आपको व्यवस्थित करना है, क्रम से लगाना है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछें, बी है खुले विचारों वाले बने, सी है प्रतिक्रिया दें, डी है जल्दबाजी में जवाब ना दें, और ई है आपका आंखों से संपर्क स्थापित करें। तो आप मुझे बताइए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैसा आपका जो सीक्वेंस है वो बनना चाहिए। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें, आप चाहें जब आंसर दें तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दें। ठीक है, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर आंसर दीजिए और फिर देखिएगा कि क्या आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा आई कांटेक्ट ही होता है, यानी आंखों से संपर्क स्थापित होता है, ताकि हम उनकी जो बात है उनको और बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे हम किसी से भी बात कर रहे हैं और वो हमारी आंखों के सामने नहीं देख रहा, हमारी आंखों में नहीं देख रहा है, तो शायद उसका इतना ध्यान नहीं जाएगा हमारी बातों में। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो हम उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद बी ओपन माइंडेड, मतलब खुले विचारों से आपको चीज़ें सुननी हैं। ठीक है, सेकेंड में आएगा। देन उसके बाद आपका होगा डोंट रिस्पॉन्ड, यानी कोई भी ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ है तो आप तुरंत जल्दबाजी में जवाब दें, तो जल्दबाजी में जवाब नहीं देना। उसके बाद आपका क्या होगा, डोंट आस्क क्वेश्चन टू ग्रैब जो आपका अटेंशन है, यानी आप जानबूझ के ध्यान आकर्षित करने के लिए क्वेश्चन ना पूछें। जब आपकी बारी आए तब आप आराम से क्या दें, अपना फीडबैक दें, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कहें। ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरा क्रम लगेगा, यानी जो आपका क्रम होगा वो क्या होगा, आपका E, B, D, A और आपका C।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह एकल कोशिका जो बार बार विभाजित होती है और जीवन की शुरुआत है। ऑप्शन है डीएनए, बी है ऑटोसोम, सी है युग्मनज और डी है आपका गुणसूत्र। तो वह एकल कोशिका जो बार बार विभाजित होती है और जीवन की शुरुआत है, तो वो है आपका जायगोट यानी युग्मनज। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अच्छी तरह से नियोजित एक्सेंट जो आपका लाइटिंग है वो फोकस को इन पर रखती है। किन पर रखती है? प्रकाश स्रोत, बी है प्रकाश जुड़नार, सी है आपका वांछित वस्तुओं पर और डी है कार्य सतहों पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका वांछित वस्तुओं पर। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो एरिक्सन की थ्योरी से, जो एरिक्सन की थ्योरी है, पहली बात तो उसका नाम पता होना चाहिए क्योंकि मिलान के थ्रू आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पियाजे की आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो क्वेश्चन है, देखो एरिक एरिक्सन से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो उनकी 8 स्टेजेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ थ्योरी का नाम भी पूछा जा सकता है मिलान के थ्रू, तो इसको भी याद रखेंगे। जो एरिक्सन की थ्योरी है वो है मनोसामाजिक विकास। ठीक है, तो इनके जो चरण हैं उनको आपको क्रम में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है पहल बनाम अपराध बोध, बी है आपका सृजनशीलता बनाम ठहराव, सी है आपका पहचान बनाम भूमिका प्रसार या भूमिका भ्रम, डी है आपका अहम अखंडता बनाम निराशा और ई है आपका विश्वास बनाम अविश्वास। तो अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि हम ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी सबसे पहले आपका होगा विश्वास बनाम अविश्वास। अगर बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, माँ उस पर ध्यान दे रही है या जो भी केयर कर रहा है वो उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे के अंदर विश्वास पैदा होता है। और वही अगर ध्यान ना दिया जाए, प्यार ना मिले, तो वही बच्चा दुनिया के प्रति अविश्वास पैदा करने लगता है। तो सबसे पहले आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होगा, देन आपका गिल्ट आएगा, पहल बनाम अपराध बोध सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अडोलसेंस की बात होती है जब बच्चा अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करता है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड नंबर है, उसके बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा सृजनशीलता बनाम ठहराव। ठीक है, फोर्थ नंबर पे। एंड लास्ट में आपका ईगो आपका आएगा या अहम अखंडता बनाम निराशा, ये आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या लगने वाला है, क्रम लगने वाला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका EACBD। ठीक है, यहाँ पे जो कोड थे वो मैंने हटा दिए हैं जानबूझ के, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर दिया है ताकि आप अपने आप, कई बार क्या होता है केवल हम कोड देखते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा है कि आप खुद ही थोड़ा सा रफ कॉपी लेके बैठें और उसके साथ साथ तुरंत बताइए कि इसमें से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या रहेगा। कई बार क्या होता है कि हमको पहला अगर ऑप्शन सही मिल जाता है तो फिर हम अदर जो ऑप्शंस होते हैं उनको खोजने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि चलो हमारा राइट आंसर तो मिल गया, अब हमें आगे ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है। बट यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। एग्ज़ाम की बात अलग है, एग्ज़ाम में तो आपको समय से पहले ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, मतलब पेपर कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे तो आपके पास प्रॉपर समय है, आप आराम से सभी को कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट तक हम कूद ढूंढते रहते हैं, लेकिन लास्ट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब हमको राइट आंसर मिलता है। तो ये खोजने पे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य वयस्कता के दौरान कल्याण के जो आयाम है वो आपको बताना है। आत्म स्वीकृति, बी है स्वायत्तता, सी है आपका दुख और आक्रोश, डी है मध्य जीवन संकट और ई है व्यक्तिगत विकास। तो इनमें से बताना है आपको, इनमें से कौन कौन सा आपका वयस्कता के दौरान कल्याण के आयाम हैं। तो यहाँ अगर बात करें स्टूडेंट, आपका राइट आंसर है आत्म स्वीकृति। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका होगा स्वायत्तता। स्वायत्तता के साथ साथ आपका होगा पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास, यानी A, B एंड आपका E आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, A, B एंड आपका E राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश पोर्टफोलियो के घटकों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है वित्तीय निवेश, बी है आपका नगद फंड, सी है रक्षात्मक निवेश और डी है आक्रामक निवेश।
तो कौन सा निवेश पोर्टफोलियो के घटकों का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। एंड राइट आंसर है आपका वित्तीय निवेश, यानी फाइनेंशियल जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो देखिएगा, विस्तार कार्यक्रम विफल होने के कारणों में से एक है, ऑप्शंस हैं आपके, लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, बी है सीमित कारकों की पहचान, सी है सत्तावादी प्रबंधन और डी है आपका परिवर्तन के लिए रणनीतियों का उपयोग। तो विस्तार कार्यक्रम विफल होने के कारणों में से एक है, ये आपसे पूछा गया है। एंड राइट आंसर है आपका सत्तावादी प्रबंधन, ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व शैली की पहचान करें। आपके ऑप्शंस हैं हस्तक्षेप, बी है निरंकुश, सी है इंटरैक्टिव, डी है लोकतांत्रिक और ई है नौकरशाही। तो नेतृत्व शैली की अगर पहचान करें स्टूडेंट, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हस्तक्षेप, ठीक है। उसके साथ साथ बात करें तो आपका होगा निरंकुश और आपका होगा लोकतांत्रिक, ठीक चलेगा। ए बी एंड डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अनुसंधान जिसमें शोधकर्ता पहले से ही हो चुकी घटनाओं यानी पास्ट जो आपके इवेंट्स हैं उनके कारणों की तलाश करता है, किस रूप में जाना जाता है। पास्ट की बात हो रही है, इजी है, आप आराम से बता लेंगे अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिलते तो, बट यहाँ पे ऑप्शंस आपके थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखते हैं कि आप क्या देते हैं आंसर। ऑप्शन पहला है अनुदैर्ध्य अनुसंधान, बी है क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान, सी है कार्योत्तर अनुसंधान और डी है घटना संबंधी अनुसंधान। तो वह अनुसंधान जिसमें शोधकर्ता पहले से ही हो चुकी घटनाओं यानी पास्ट इवेंट के कारणों की तलाश करता है। सो ये जो आपका होगा ये आपका होगा ऑप्शन सी कार्योत्तर यानी एक्स पोस्ट फैक्टो जो आपका अनुसंधान है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। माफ कीजिएगा ऑप्शन सी। ओहो, चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्योत्तर जो है यानी एक्स पोस्ट फैक्टो है, उसमें शोधकर्ता कारण यानी जो आपका स्वतंत्र चर है उसमें हेर फेर नहीं कर सकता, क्योंकि घटना या जो स्थिति है वो पहले से ही हो चुकी है, तो उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। तो यह जो हो चुका है उसके बाद कारण खोजने की कोशिश करता है, तो याद रखेंगे। यदि कोई परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बताती है कि आहार में फाइबर की मात्रा और पाचन स्वास्थ्य के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तो यह किस प्रकार की परिकल्पना है। ऑप्शंस हैं आपका वैकल्पिक परिकल्पना, बी है तार्किक परिकल्पना, सी है शून्य परिकल्पना और डी है दिशात्मक परिकल्पना। देखिएगा एक बार फिर क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पे बात करें स्टूडेंट तो होगा आपका शून्य परिकल्पना, ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस। तो शून्य परिकल्पना हमेशा दो चरों या समूहों के बीच कोई संबंध या कोई अंतर नहीं होने का दावा करती है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यह वह कथन है जिसमें सांख्यिकीय परीक्षणों द्वारा अस्वीकृत यानी रिजेक्टेड करने का क्या किया गया है, कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है एक ऐसी चर यानी ऐसा वेरिएबल जिसे शोधकर्ता अध्ययन के दौरान जानबूझकर बदलता है ताकि उसका प्रभाव देखा जा सके, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है आश्रित चर, बी है बाह्य चर, सी है स्वतंत्र चर और डी है मध्यस्थ चर। तो एक ऐसी चर जिसे शोधकर्ता अध्ययन के दौरान जानबूझकर बदलता है ताकि उसका प्रभाव देखा जा सके, वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है जिसका हेरा फेरी नहीं हेर फेर, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ इसलिए सेम चीज दिख रही है आपको। तो जिसे अनुसंधान में उपचार के रूप में पेश किया जाता है ताकि आश्रित चर यानी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका प्रभाव एक तरीके से देखा जा सके। नेक्स्ट है यदि जनसंख्या विषम है और शोधकर्ता यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी उप समूहों यानी सब ग्रुप्स को उनकी जनसंख्या में उपस्थिति के अनुरूप में नमूने में प्रतिनिधित्व मिले, तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है आपके साधारण यादृच्छिक नमूना चयन, बी है गुच्छ नमूना चयन, सी है स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूना चयन और डी है कोटा नमूना चयन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका
स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यानी स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास, आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं और भी हमें टेंशन हो रही है कि और क्या क्या पढ़ लें जिससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने नेट ऑलरेडी क्लियर कर रखा होगा, बट उन्हें JRF क्लियर करना होगा। सो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पेपर 2 के साथ साथ प्लीज़ पेपर 1 पे भी फोकस करें। अगर आप 4 घंटे पेपर 2 को देते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप पेपर 1 को भी दीजिए, क्योंकि अगर उसमें नंबर अच्छे आएंगे तो आपको JRF क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट में तो स्ट्रांग होते हैं, बट जो अदर चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं हमें JRF क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, रिसर्च, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो आप कर ही सकते हैं। और जहाँ तक बात रही तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है आपके नेट में, तो रीजनिंग आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से, ठीक है। और रहा DI का सवाल, तो DI में मान लो अगर 5 क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाए तो कम से कम उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आप परसेंटेज और रेशियो वगैरह निकालना जानते हैं तो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पेपर 1 पे भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।